नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके काम का है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। लक्ष्य में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के मन में करियर को लेकर चल रहे तमाम सवालों के जवाब देते हैं। चलिए आज के कार्यक्रम के खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे कार्यक्रम लक्ष्य में हमारे साथ ग्वालियर से मौजूद हैं देवर्षि मिश्रा जी, जो मैथ्स गुरुदेव क्लासेस के डायरेक्टर हैं, और साथ ही मौजूद हैं हर्षित गोयल, जो इसी क्लासेस में, इसी अकेडमी में स्टूडेंट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है लक्ष्य में। सबसे पहले देवर्षि जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आप एक शिक्षक हैं, एक मोटिवेटर भी हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, कब से आप एजुकेशन की फील्ड में सक्रिय हैं, कब से आप सेवाएं दे रहे हैं बतौर शिक्षक, और अपनी कोचिंग संस्था के बारे में भी बताएं। जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो बंसल ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद, बंसल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक बात है मेरी और हमारी एमजीडी संस्था, जिसका कि मतलब है मैथ्स गुरुदेव क्लासेस, पिछले 12 वर्षों से ग्वालियर में हम कार्यरत हैं। हमारा उद्देश्य है बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। हमारा उद्देश्य है कि माता पिता जिन उम्मीदों के साथ में हमारे पास में अपने बालिकाओं को भेजते हैं, उनके सपने पूरे करने में हमारे द्वारा मदद की जाए। ऐसा कोई आईआईटी और एनआईटी नहीं होगा, ऐसा कोई ट्रिपल आईटी नहीं होगा, ऐसा कोई डीयू का कॉलेज नहीं होगा जहां पर एमजीडी का विद्यार्थी आपको एक एल्यूमिनाई की तरह न मिल जाए। पिछले इतने वर्षों में एक बहुत सॉलिड एल्यूमिनाई हमने स्थापित किया है, पूर्व छात्र जिसको कि बोलते हैं हिंदी में। वर्तमान समय में ग्वालियर में, न केवल ग्वालियर में बल्कि आसपास के पूरे संभाग में, जेई में, एनडीए में, 12th क्लास में, आईपीएम में, सभी जगह शानदार रिजल्ट दे रहे हैं हमारे विद्यार्थी। इसके लिए हमारी टीम, हमारे विद्यार्थी और उनके माता पिता बधाई के पात्र हैं। ये हमारा एक संक्षिप्त परिचय है। ये भी जानना चाहेंगे देवर्षि जी, आखिर आपने एजुकेशन की फील्ड को ही क्यों चुना एज अ करियर के तौर पे? जो आपका पेशा है काफ़ी अच्छा है, क्या वजह थी कि आपने एजुकेशन की फील्ड को चुना, और कितने वर्षों से आप इस तरह छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं? एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा सर। एक्चुअली आज के समय पर जब हम अपने विद्यार्थियों से बात कर रहे होते हैं, हम विद्यार्थियों से पूछते हैं कि भाई कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कितने लोग फौज में जाना चाहते हैं, अलग अलग जाना चाहते हैं। तो अलग अलग तरह के हमें आंसर्स मिलते हैं। हैरान होगी आपको ये जान करके, आपके दर्शकों को ये जान करके, कि कई बार एक भी विद्यार्थी नहीं मिलता जो ये कहे हम टीचर बनना चाहते हैं, हम शिक्षक बनना चाहते हैं। ये तब जब पढ़ते समय हर एक विद्यार्थी को जोरदार और जबरदस्त शिक्षक चाहिए होता है उन्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन कोई बनना नहीं चाहता। मैं पिछले लगभग 15 वर्षों से अध्यापन के कार्य में हूं। जब मैं पढ़ रहा था तब से अध्यापन के कार्य में हूं। दरअसल हमने अपने पैशन को फॉलो किया। हमें यह नहीं लगता कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक विद्यार्थी को क्रिकेट खेलने में मजा आता होगा, वैसे ही हमें आनंद आता है पढ़ाने में। शायद यही वजह है कि जो हम रिजल्ट देने में भी कामयाब रहते हैं, और शायद यही वजह है कि जो बाकी अध्यापकों से, बाकी इंस्टीट्यूट से एमजीडी को पूरी तरह से अलग बनाता है। तो जहां तक रही बात आपके इस प्रश्न की कि मैंने इसको क्यों चुना, तो मैंने मेरे पैशन को फॉलो किया है। मुझे जो करना था मैंने वही काम को फॉलो किया है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने जो सोचा था, जो विजन लेकर आप चले थे, उसी पथ पर आप आगे बढ़े, और अभी बहुत खूबसूरती से आप उस पथ पर आगे बढ़ते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास देवर्षि जी।
अब हम हर्षित का रुख कर लेते हैं, स्टूडेंट है हर्षित। अपने बारे में बताएं, अभी आप एजुकेशन में अभी क्या कर रहे हैं आप पढ़ाई में, और आपने एकेडमी में कब एडमिशन लिया था, और आगे चलकर आप क्या प्लान कर रहे हैं करियर में? सर, मैं हर्षित गोयल। मैंने MGD यानी मैथ गुरुदेव क्लासेस अपने 11th की शुरुआत में ज्वाइन किया था। मेरा शुरुआत से विज़न यही रहा है कि मुझे एक अच्छे IIT कॉलेज से BTech की डिग्री लेनी थी। लेकिन जब मैं 11th में था, शुरुआत में मुझे कोई मैथ की कोचिंग अच्छी मिल नहीं रही थी। लेकिन मेरे कुछ जानकार, मेरे अच्छे दोस्तों ने मेरे को समझाया कि जो मैथ्स में देव सर ने उपलब्धियां हासिल की हैं, वो उस लेवल का कोई पढ़ा नहीं सकता ग्वालियर में। तो जब मैंने मैथ्स के लिए देव सर पे आया तो मुझे खुद में फील हुआ कि मैं सही जगह पे आया हूँ। मैं अभी IIT एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा अभी कुछ दिनों पहले मेंस हुआ है, और देव सर की ही मैंने मार्गदर्शन में NDA क्वालिफाई किया था। जी, तो अभी आप क्या एक टारगेट लेकर चल रहे हैं आगे चलकर, जब आप ये पड़ाव पार कर लेंगे, क्या आप सोच रहे हैं आने वाले भविष्य में अपने आप को आप 4 साल 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं? सर, मैं आने वाले 4-5 साल में कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ जिससे मैं समाज में कुछ सुधार ला सकूँ। जो मेरा मेन एम है कि मुझे इंजीनियरिंग करके समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन लाना है जिससे समाज एक सही राह पर चल सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बहुत अच्छा विजन लेकर आप भी चल रहे हैं हर्षित, कि आप समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। देवर्षि जी, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा, आपकी संस्था के बारे में कुछ और बताएं। कितना स्टाफ है, किस तरह से स्टूडेंट की काउंसलिंग होती है, छात्रों को कैसे पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस होती हैं या सिर्फ फिजिकल ऑफलाइन मोड के जरिए क्लासेस ली जाती हैं? जी सर, पहले तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही हमारे यहाँ क्लासेस उपलब्ध हैं। दरअसल जो ये एक टीचिंग फील्ड है ना सर, बहुत सारे लोगों ने इसको एक तरह से व्यवसाय बना दिया। क्योंकि हम उस फील्ड में हैं, उसकी गहराइयों को, उसकी कमियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर किसी की नीयत अच्छी है, ऐसा अकेले हम नहीं, ऐसे कई सारे अध्यापक हैं जो अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी बड़ा अच्छा लगता है कि भाई सही जगह है यार, पहुंचाया हमने। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भीड़ की भीड़ जा रही है, लेकिन उनके बच्चों के लिए पर्सनल मॉनिटरिंग नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है बच्चा होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बच्चे के वाइवा नहीं होते पर्सनल लेवल पर। पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती कि बच्चा एब्सेंट है या बच्चा कर कैसा रहा है। हमने सर यहां पर डिसाइड किया है कि सर्टेन विद्यार्थियों के ऊपर एक मेंटोर रहेगा। क्योंकि हमारे ऊपर खर्चे का एक बोझ पड़ता है, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हर 25 विद्यार्थी के ऊपर अगर हम एक मेंटोर रख देते हैं, उस मेंटोर की जिम्मेदारी है कि उन 25 बच्चों की केयर इस लेवल पर करना जैसे कि बिल्कुल बच्चे अपने ही हैं। अब उस बच्चे को पढ़ते समय, कई बार बच्चे अच्छे होते हैं, 9-10 तक सही चल रहा है, बट अचानक सिलेबस बढ़ जाने के कारण लेवल एकदम से डाउन होने लग जाता है, बच्चा डिप्रेशन में आता है। तो बच्चे के पास एक मेंटोर दिखाई देगा। और ऐसा नहीं है कि केवल मेंटोर बस मेंटोर है, उनको हम साइकोलॉजी का कोर्स कराने के बाद में हम उनको बोलते हैं कि भाई अब आप मेंटोरशिप करने के लायक हैं। इससे फायदा ये मिलता है कि पेरेंट्स कभी भी मेंटोर को फोन लगा करके अपने विद्यार्थी के बारे में पूछ सकता है। यहां तक कि अगर एक विद्यार्थी 3 क्लासेस में एब्सेंट हो जाता है, तो हमारे मेंटोर की जिम्मेदारी होगी कि आप घर जाकर के पता करिए भाई कि क्या वजह क्या है, एक बच्चे से पर्सनल रिलेशन बनाइए। ये तो बात हो गई सर मेंटोरशिप की, जो कि एक ऐसा पहलू है जिसको कोचिंग वाले और कई बार पेरेंट्स भी महत्व ही नहीं देना चाहते। उनको लगता है कि नहीं इससे क्या होगा, बट हमें पता है, हमने उसके परिणाम हासिल किए हैं। दूसरी चीज, हर बच्चे का समय पर होमवर्क चेक, हर बच्चे का वाइवा होना, हर बच्चे को मोटिवेट करना। अगर वो डिप्रेशन में जा रहा है तो उस बच्चे से बात करना, अगर वो गलत लाइन पर जा रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, उससे बात करके उसको समझाने का प्रयास करना और वापस ट्रैक पर लाना है। सर, आपको जानकर के मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह से मैं आपको देख रहा हूं, आपको सुन रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 200 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहीं ना कहीं धूम्रपान की लत में पड़ गए थे, मैंने उनकी लत को छुड़वाया है। तो ये कार्य देखा जाए तो हमारी टीचिंग में सोच सकते हैं भाई क्या मतलब, भाई बच्चा कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम इन सब चीजों में इसलिए रहते हैं क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम एक अच्छा नागरिक बना देंगे विद्यार्थियों को,
तो समाज भी बेहतर होगा, देश भी बेहतर होगा और उसके माता पिता के सपने भी साकार होंगे सर। बिल्कुल तो ठीक कहा। हमारा रिजल्ट है, उसको तो आप वेबसाइट पर हर जगह देख सकते हैं कि हम क्या रिजल्ट देते हैं। जी सर। एक बेहतर गाइडेंस की कई दफ़ा हम देखते हैं स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है, और अगर बेहतर गाइडेंस सही समय पर अगर स्टूडेंट को मिल जाए तो इसमें कोई दौमत नहीं है, कोई शक नहीं है कि वो एक बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ता है, उसका पथ भी सही होता है, राह भी सही होती है। लौटूंगा आपके पास, बहुत अच्छी आप बात बता रहे हैं। हर्षित, आपसे जानना चाहेंगे बंसल ग्रुप की आप किन नीतियों को टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में खासतौर पर पसंद करते हैं? सर, देव सर ने हमें कई बार बंसल ग्रुप की उपलब्धियों के बारे में बताया है। हमारे बीच में चर्चा होती है कि वो चाहे एजुकेशन के मामले में हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, वो हर एक में बहुत अच्छी ऊंचाइयां ले रहे हैं। और इस सवाल का जवाब मेरे से अच्छा देव सर ही दे सकते हैं। वाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए मैं उनसे भी ले लूंगा कमेंट। आपसे जानना चाहेंगे सर, देवर्षि जी, आप क्या मत रखते हैं बंसल ग्रुप के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को लेकर? और दूसरा एक और सवाल मेरा इसी से जुड़ा है। वर्तमान के दौर में हम देख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में या आम आदमी की भी लाइफ में। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको लेकर आप क्या मत रखते हैं? और प्रेशर बिल्डिंग भी बहुत है, स्टूडेंट की लाइफ में प्रेशर बढ़ा है, तो कैसे उस प्रेशर का सामना करें? प्रेशर प्लस टाइम मैनेजमेंट। जी सर, पहले प्रश्न का आपका मैं आंसर देता हूं। पहले जहां तक बात है बंसल समूह की, केसी बंसल जी ने बंसल समूह की स्थापना की, और चूंकि जब मुझे पता चला मेरा इंटरव्यू होना है तो मैंने बंसल जी के बारे में काफ़ी जानकारी एकत्रित करने का और जितना पढ़ने का मैंने प्रयास किया। दरअसल बंसल जी ने 1985 में वो दृष्टि पाली थी जो दृष्टि आज भी कई लोगों के पास 2022 में नहीं है। मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने उस समय कल्पना कर ली थी कि किस समय पर क्या जरूरी है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है कि केवल व्यवसाय के तौर पर नहीं, चैरिटी को भी ध्यान में रखते हुए मैं देख रहा था, उन्होंने सुशीला देवी एक बंसल ग्रुप करके एक विद्यालय की स्थापना की जो एक पूरी तरह से चैरिटेबल विद्यालय है। यहां से पता चलता है कि एक नजर से वो तकनीकी को देख रहे थे, तो एक नजर से वो ये भी देख रहे थे कि समाज का कल्याण कैसे होगा। मतलब ये कि केसी बंसल जी के पास वो क्षमता थी कि समाज का भी उद्धार करना है, तकनीक भी लेकर के आनी है। और देखिए, अभी अनिल बंसल जी वर्तमान में उसको संभाल रहे हैं, तो कितना अच्छा कार्य है कि अभी भोपाल का रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन क्या शानदार तरीके से हो रहा है, अद्भुत है। न केवल तकनीकी, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए बंसल समूह का योगदान। मैं देखता हूं कि कई सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां से निकलने वाला विद्यार्थी उस लेवल का पैकेज पाता है जो कई बार आईआईटीज और एनआईटीज के विद्यार्थियों को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि कॉलेजेस में केवल नाम के लिए डिग्री नहीं दी जा रही है, योग्य बनाया जा रहा है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सभी लोग भी। दूसरे प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूंगा आपका, जो आपका प्रश्न था कि टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो सर हमारी घर की किचन से शुरू होता है और अंतरिक्ष तक चल के जाता है। मतलब माता जी को भी पता होता है कि चाय को कितनी देर तक उबालना है। तो हर जगह टाइम का तो खेल है ही। बट प्रॉब्लम क्या है, वर्तमान में जो आपने एक क्वेश्चन ऐड किया था कि बच्चे के ऊपर बहुत स्ट्रेस आ रहा है। दरअसल प्रॉब्लम ये है सर, 8th 9th तक बच्चे का सिलेबस कम रहता है, पेरेंट्स भी कई बार कम ध्यान देते हैं। अचानक 11th 12th में सिलेबस एकदम से वास्ट होता है। अब बच्चा पढ़ता रहता है उतना ही जितना कि उसको आदत है 8th और 9th में पढ़ने की, लेकिन सिलेबस हो गया बहुत ज्यादा है तो वो कवर नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी समस्या, जैसा कि मैंने आपसे कहा, न अध्यापक माता पिता के पास समय नहीं होता, जरूरत ही नहीं समझते कि विद्यार्थी से बात की जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, उसको समझाया जाए। हमारे यहां डाउट सेशन लेने के लिए अलग से टीम एक अवेलेबल है, उनका काम है बच्चों के डाउट्स भी बताएंगे, बच्चों से बात भी करेंगे। तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है बहुत काम आएगा दर्शकों के भी, और आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। विद्यार्थियों में योग्यता बहुत होती है, बस उसको शेप देने की जरूरत है। और अगर शेप दे ली हमने ढंग से, उससे बात करते रहे हम, तो उसका टाइम भी मैनेजमेंट होने लग जाता है, वो डिप्रेशन में नहीं आता है, वो नीचे की तरफ नहीं जाता है। बस जरूरत है एक अच्छे अध्यापक की, जरूरत है एक ऐसे अध्यापक की जिसका विजन बहुत क्लियर हो, जिसमें ईमानदारी से कार्य करने की इच्छा शक्ति हो। बहुत कम शब्दों में बहुत खूबसूरत जवाब आपने दिया है।
हर्षित, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप अपनी स्टडीज़ और अपनी अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? बीइंग अ स्टूडेंट आपके सामने भी कई सारी चुनौती होती होंगी, स्ट्रेस भी आता होगा कई दफ़ा। कैसे आप अपनी स्टडीज़, एक्टिविटीज़ और चुनौतियों का सामना करते हैं? सर, मैं शुरुआत से ऐसा फॉलो कर रहा हूँ, जैसे देव सर ने हमें समझाया था कि अगर हम अपना एक गोल बना लेते हैं, तो जब हम उसे अचीव कर रहे हैं तो उसको एक एज अ रिवॉर्ड भी हमें कुछ मिलना चाहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे उस चीज़ को और अच्छे ढंग से फॉलो कर सकें। इसीलिए जब भी मैं अगर पढ़ने के लिए बैठता हूँ, जैसे मैंने शिफ्ट लगाई 3-4 घंटे की, तो सर मैं ऐसे 15-20 मिनट का ब्रेक लेके क्रिकेट खेलने गए, तो इससे सर हमारी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी हो जाती है, हम मेंटली भी फिट होते हैं और हमारी पढ़ाई का जो फ्लो होता है वो और ज़्यादा अच्छा होने लग जाता है। तो हमें बस हमारी एक्टिविटीज़ को एज ए रिवॉर्ड अगर हम ट्रीट करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपने टाइम टेबल को बैलेंस रखना, जिसमें हम पढ़ाई और फिजिकल एक्टिविटीज़ को बराबर तरीके से मैनेज कर सकें। वाह। देवर्षि सर, आपसे समझना चाहेंगे, टेक्निकल एजुकेशन की काफ़ी चर्चा इन दिनों, आप टेक्निकल एजुकेशन को कैसे देखते हैं और बच्चों को क्या गाइड करेंगे? फिलहाल प्रेजेंट दौर में टेक्निकल एजुकेशन की क्या उपयोगिता है? जी सर, जैसा कि आपने कहा कि वर्तमान समय में टेक्निकल एजुकेशन की महत्वता क्या है, तो मैं आपको बताता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन बात यह है सर कि जिस पीढ़ी के लिए, जिस जनरेशन के लिए आप ये चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं ऑनलाइन मोड में, तो जैसे किसी चीज की अच्छाई है तो उसकी बुराइयां भी है। आज YouTube पर बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है तो बहुत बुरा कंटेंट भी अवेलेबल है। आज अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के एप्लीकेशंस हैं, उन पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे उसको नेगेटिव वे में भी ले रहे हैं, नाम कर रहे हैं पढ़ने का बट नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं मेरा एक्सपीरियंस। हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, मैथ्स गुरुदेव क्लासेस के नाम से। सर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जब विद्यार्थी हमारे से एनरोल कर लेने के बाद में क्लास लेना शुरू करता है, हम विद्यार्थी की एक एक एक्टिविटी, उसने कितनी देर एप्लीकेशन चलाया, उसने कितनी देर हमारी को सामने बैठ करके देखा, उसने क्लास ली, तो क्लास के तुरंत बाद में हमारा एक छोटा सा टेस्ट उसी क्लास पर बेस्ड होता है, जिससे कि हमें यह पता चल जाता है कि विद्यार्थी कितना अटेंटिव रहा क्लास में। क्लास के पहले ठीक विद्यार्थी को होमवर्क, जूम मीटिंग या न जाने कितने तरीके हैं अभी ऑनलाइन माध्यम से चेक करने के लिए, हम चेक करते हैं। तो जब विद्यार्थी घर पर रहने के बाद भी उसको महसूस होता है कि हमारे साथ तो वो सारी चीजें हो रही हैं, हमारे ऊपर एक प्रेशर है, कोई देखने वाला है हमको, भाई हम कर क्या रहे हैं, तो फिर वो बहुत वेल डायरेक्शन में पढ़ाई करता है और बहुत शानदार रिजल्ट देता है। तो एक तरफा ये कह देना कि ये बुरा है, गलत, हम पीछे चले जाएंगे बहुत ज्यादा कई देशों से, क्योंकि बहुत सारे देशों में ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत उच्च स्तर पर ले जाया जा चुका है। लेकिन मुझे लगता है जिस पीढ़ी को हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसको थोड़ी सी निगरानी की जरूरत है, और अगर निगरानी उसकी जोरदार की जाए, जबरदस्त की जाए, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे और सुंदर लाभ हैं इसके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जाते जाते सर मैं चाहूँगा आप हमारे तमाम दर्शकों, खासतौर पे स्टूडेंट्स को जो इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे अगर वो टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं? 12th के बाद किस जॉब में सिक्योरिटी है, किस तरह से वो अपना टाइम मैनेजमेंट और किस तरह से अपना करियर डिज़ाइन करें? बिल्कुल सर, देखिए सर, सिक्योरिटी एक ऐसा शब्द है जो चाहिए हर किसी को है, बट मिलती आसानी से नहीं है सर। ये सिक्योरिटी, वो आपको योग्यता ही आपकी सिक्योरिटी है और कुछ नहीं। मैं कई बार मुझसे विद्यार्थी पूछते हैं कि IIT JEE NITs का प्लेसमेंट का सर क्या रेशियो है सर, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है? मैं हमेशा बोलता हूं किसी कॉलेज से केवल एक बच्चे का सिलेक्शन अगर होना है तो अपने अंदर काबिलियत इस लेवल की लेकर आइए कि वो एक विद्यार्थी आप होंगे। और मैं कहता हूं कि किसी एक विद्यालय के अंदर प्लेसमेंट का 90% रिकॉर्ड है और आप में योग्यता नहीं है तो आप उन 10% में रह जाएंगे जो प्लेस नहीं हुए। सर सिक्योरिटी तो देखिए कहीं नहीं है, सिक्योरिटी मेरे प्रोफेशन में भी नहीं है, सिक्योरिटी आपके प्रोफेशन में भी नहीं है, लेकिन योग्यता ही एक ऐसी चीज है जो हमें सिक्योरिटी भी देती है, आत्मविश्वास भी देती है सर। अब रही बात आपके उस प्रश्न की जिसमें कि आपने पूछा कि करियर के क्या ऑप्शन है।
देखिए, अगर मैथ्स ओरिएंटेड बच्चा है तो उसको लगता है कि वो इंजीनियरिंग करके अच्छा आगे निकल सकता है और निकल भी जाते हैं। लेकिन केवल इंजीनियरिंग नहीं, जान करके हैरानी होगी, और हमारे इंस्टीट्यूट पर काउंसलिंग के जब हम सेशन कराते हैं तो इतने रास्ते निकल के आते हैं विद्यार्थी के लिए कि वो कहां कहां पहुंच सकता है। और इसमें तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा आपके समूह की, कि आप लोगों ने जिस तरह से अवेयरनेस पर भी ध्यान दिया है। देखिए, इस तरह के आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे पेरेंट्स में अवेयरनेस आ रही है, वो जान रहे हैं कि अच्छा ये भी स्कोप है क्या, यहां भी जा सकते हैं क्या। अभी जैसे हम आईपीएम की तैयारी कराते हैं सर, अपने यहां पर हमारा एमजीडी प्लस नाम से एक इंस्टीट्यूट है जिसमें कि हम आईपीएम की तैयारी कराते हैं। आईपीएम मतलब आईआईएम इंदौर का कॉलेज मिल जाता है एमबीए के लिए 5 साल की डिग्री वाला। मैं देखता हूं 95% पेरेंट्स को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, जो आप एक माध्यम बन रहे हैं अच्छे समाज के लिए, जागरूक करा रहे हैं आप पेरेंट्स को। और अगर किसी को भी इस तरह की जानकारी और सेशन चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं भाई, और नंबर हमारा फ्लैश कर ही रहे हैं बंसल समूह की तरफ से। तो यही मैं बोलना चाहूँगा। चलिए, मैथ्स गुरुदेव क्लासेस के डायरेक्टर देवर्षि जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपका देवर्षि जी, और आपका भी बहुत शुक्रिया स्टूडेंट के तौर पे हमारे साथ शामिल हुए हर्षित। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।